विश्वास एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह तोमर विश्वास एकेडमी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वह है राज्य के प्रतीक चिन्ह। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के कुछ राजकीय चिन्हों की घोषणा की गई। यह अवसर था मध्य प्रदेश की रजत जयंती का। बात है 1 नवंबर 1981 की। मध्य प्रदेश ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण कर लिए थे। इसी अवसर पर मध्य प्रदेश के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री रहे थे वह थे अर्जुन सिंह। उन्होंने इस अवसर को एक यादगार अवसर बनाने के लिए मध्य प्रदेश के कुछ राजकीय चिन्हों की घोषणा करी। तो इस अवसर पर मध्य प्रदेश में कुछ राजकीय चिन्ह जैसे राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, राजकीय फूल आदि घोषित किए गए। ठीक है, तो यह अवसर कब का है? 1981। कब? 1 नवंबर 1981, जब मध्य प्रदेश की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। इसके लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में एक विशेष बिल लाया गया जिसका नाम है राजकीय प्रतीक अधिनियम 1981। तो ये याद रखना है, राजकीय प्रतीक अधिनियम कब आया था? 1981 में आया था। यह पारित करा के राज्य के प्रतीक चिन्हों की घोषणा की गई। ठीक है, अब जो अर्जुन सिंह है उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, इनके बारे में जान लेते हैं कि यह मध्य प्रदेश की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। तो याद रखना, मध्य प्रदेश की राजनीति के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? अर्जुन सिंह को कहा जाता है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की राजनीति के अगर कोई चाणक्य कहलाते हैं तो वह भी कौन है? अर्जुन सिंह। तो काफी यादगार इनका समय रहा था, काफी चीजें घटनाएं घटित हुई थी इनके समय में, तो जरूर याद रखना है इनके बारे में। ये वही व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति के अनोखे मुख्यमंत्री भी बने थे। एक दिन का सीएम, जरूर याद रखना मेरे दोस्तों, एक दिन के मुख्यमंत्री। जैसा कि एक मूवी भी आई थी अनिल कपूर की जिसमें उन्होंने भी एक दिन के मुख्यमंत्री के रूप में अपना काम किया था। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे थे अर्जुन सिंह, वह भी एक दिन के मुख्यमंत्री रहे थे। तो विशेष तथ्य इनके बारे में जरूर याद रखना। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक दिन के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार किसने संभाला था? अर्जुन सिंह ने। हालांकि इन्होंने उसके जस्ट बाद ही 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल भी किया था कंटिन्यूस। ये जरूर याद रखना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसी समय 1981 में जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे वह कौन थे? तो मध्य प्रदेश के उस समय के राज्यपाल थे बीडी शर्मा या भगवत दयाल शर्मा। इनके बारे में भी विशेष जानकारी है कि यह हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। कैसे? प्रथम मुख्यमंत्री। तो याद रखना, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। तो यहाँ पर हम मध्य प्रदेश के राज्यपाल तो देखा ही, साथ ही साथ यह भी पता चला हमें कि मध्य प्रदेश के पहले हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के पहले राज्यपाल थे भगवत दयाल शर्मा। तो ये विशेष तथ्य हैं या पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो हमें जरूर याद रखना। अर्जुन सिंह का कार्यकाल वही कार्यकाल है। आपको यह भी याद रखना है, जब मध्य प्रदेश में भोपाल में बात करें तो भोपाल में क्या हुआ था? गैस त्रासदी हुई थी। तो जरूर याद रखना, ये बात कब की है? ये बात है 2 से 3 दिसंबर की रात्रि की। तो 2 से 3 दिसंबर की रात्रि को मध्य प्रदेश के भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। इसी गैस त्रासदी में कई हजार लोगों की मृत्यु हो गई थी। किस गैस के रिसाव से यह हुआ था? तो यह गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड या जिसे मिग कहते हैं, इस गैस के रिसाव के कारण मध्य प्रदेश के भोपाल में हजारों लोग क्या हो गए थे? मौत के घाट उतर गए थे। इसके अलावा कई लोग क्या हो गए थे? विकृत या अपंग हो चुके हैं। ठीक है, यह हुआ था मध्य प्रदेश में। इसमें जो एंडरसन कंपनी के मालिक थे, ठीक है, तो यह कंपनी कौन सी थी जिसके गैस रिसाव हुआ था? वो कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। तो यह भी याद रखना, यूनियन कार्बाइड यह कंपनी थी जिसने यह गैस का रिसाव हुआ था जिसमें से। ठीक है, और एक और चीज याद रखना कि यह जब गैस का, यह जो कंपनी के मालिक थे वो कौन थे? एंडरसन। ये कहाँ के थे? अमेरिका, यूएसए के थे। और कहा जाता उस समय एंडरसन को भी उस समय यहाँ से भोपाल से क्या कर दिया गया था? एस्केप कर दिया गया था और अमेरिका भेज दिया गया था। तो यह भी उस समय जब मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह, यह भी इनके कार्यकाल में ही हुआ था कि इस कंपनी के जो मालिक थे एंडरसन, उन्हें कहाँ से? भोपाल से दिल्ली, और दिल्ली से फिर कहाँ भगा दिया गया था? अमेरिका। ठीक है, तो यह उस समय की परिस्थितियां थी। चलिए, तो आगे देखते हैं हम लोग। अब मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्हों की बात करें तो मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश का प्रतीक चिन्ह। ठीक है, आपको चित्र में नजर आ रहा होगा। इसका जो बाहरी हिस्सा है, यह हिस्सा, यह है स्तूप। ठीक है, तो यह स्तूपों की संख्या कितनी है? तो इस संख्या की बात करेंगे तो 24 है। इन स्तूपों की संख्या कितनी है? 24। पूछा जा सकता है आपसे कि मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक चिन्हों में स्तूपों की संख्या कितनी है? तो इन स्तूपों की संख्या है 24।
ये स्तूप कहाँ से लिए गए हैं? तो ये स्तूप जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं रायसेन जिले में स्थित जो सांची है, रायसेन जिले में जो स्थित है सांची, जहां पर बौद्ध स्तूप हैं, वहीं से लिए गए हैं। तो सांची के बौद्ध स्तूपों से इन स्तूपों को लिया गया है। तो ये जो स्तूप है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो याद रखना किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये स्तूप। इसके अलावा बात करेंगे तो ये किस जिले में स्थित है, रायसेन जिले में, स्थान है सांची। किसके द्वारा बनवाए गए थे ये स्तूप? ये बनवाए गए थे सम्राट अशोक के द्वारा। कब? तो ये बनवाए गए थे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। कब? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण करवाया गया था। बात करेंगे इन स्तूपों के अंदर दो क्या मिलेंगे हमें, चक्र मिलेंगे या दो गोले मिलेंगे। इन गोलों के अंदर क्या लिखा हुआ है? तो ऊपर की साइड तो लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन और नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो जरूर याद रखना, आप पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्हों में निम्नलिखित में से क्या लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, ऊपर मध्य प्रदेश शासन। बीच में यहाँ पर गेहूं तथा धान की बालियां हैं, तो यह भी याद रखना। सोयाबीन भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है और आप सोच में पढ़ सकते हैं कि क्या सोयाबीन हो सकता है, गेहूं हो सकता है या धान। तो जरूर याद रखना इसमें गेहूं और धान को शामिल किया गया है। तो जरूर याद रखना उस समय 1981 की बात है। 1981 में हमारे साथ मध्य प्रदेश के साथ साथ उस समय छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। जब छत्तीसगढ़ हमारा पार्ट हुआ करता था तो छत्तीसगढ़ को आज किस रूप में जाना जाता है? धान के कटोरे के रूप में। इसीलिए यहाँ पर जो है धान की बालियों को भी स्थान दिया गया है प्रमुख तौर पर। ठीक है, तो दोनों को याद रखना, गेहूं तथा धान की बालियां। पीछे आपको दिख रहा होगा यह जो वृक्ष है यह है वट वृक्ष। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बैनियन ट्री कहा जाता है। और सामने की तरफ आपको जो दिख रहा है यह है अशोक स्तंभ, यह सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं विस्तार से कि जो व्रत है, व्रत के चारों ओर 24 स्तूप बने, बात बता चुका हूं मैं आपको। व्रत के अंदर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन तथा साथ में नीचे की ओर क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किसको सिंबलाइज करता है, किसकी ओर इशारा करता है? तो यह व्रत बताता है सतत विकास एवं तरक्की की ओर। ठीक है, तो यह जो प्रतीक है, व्रत जो प्रतीक है वो किसका है? सतत विकास और तरक्की का। और तो आप जानते हैं व्रत या सर्कल होता है, ये किसकी निशानी है? पहिए की। और पहिया क्या दिखाता है? समय के चक्र को भी दिखाता है, साथ ही साथ विकास और प्रगति के चक्र को भी दिखाता है। आगे बात करेंगे, इसी व्रत में गेहूं और धान की बालियां बनी हुई है जो प्रदेश के धन धान्य और संपन्नता का प्रतीक है। तो यह गेहूं और धान की बालियां किस ओर इंगित करती हैं? तो ये प्रदेश के धन धान्य मतलब संपन्नता की ओर इंगित करती है कि प्रदेश कैसा होना चाहिए? संपन्न रहना चाहिए। केंद्रीय व्रत किसकी ओर इंगित करता है? तो केंद्र में जो व्रत है वह वहां पर स्थित है एक बरगद का पेड़। ठीक है, उसी के सामने स्थित है अशोक स्तंभ। यह चर्चा हम कर चुके हैं। बात करेंगे जो मध्य प्रदेश में सत्यमेव जयते प्रतीक चिन्ह में जो सत्यमेव जयते लिया हुआ है, ये जयते है। ठीक है, सत्यमेव जयते जो लिया हुआ है ये कहाँ से लिया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अब जो ये प्रतीक चिन्ह बनाया गया है, मध्य प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह बनाया गया है, राजकीय प्रतीक चिन्ह, वह किसने डिजाइन किया है? तो वो डिजाइन किया है रामचंद्र महेश्वरी ने। तो ये जरूर याद रखना है, मोस्ट आईएमपी है। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह के डिजाइनर कौन है? रामचंद्र माहेश्वरी हैं। ठीक, अब चलिए हम देखते हैं एक एक करके मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्पों को, राजकीय वृक्षों को, राजकीय फल को, राजकीय फसल को, राजकीय मछली को। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजकीय पुष्प। तो ये जो सफेद रंग का आपको दिखाई दे रहा है, 6 पंखुड़ियों वाला पुष्प है। तो पंखुड़ियां भी याद रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश की एग्जाम है, व्यापम की एग्जाम है, यहाँ तो भैया कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जब आपसे मैहर सतना में जो स्थित है माता रानी का मंदिर, माँ शारदा भवानी, उनकी सीढ़ियां पूछ ली, तो आप सोचिए इस एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। वहां की सीढ़ियों की संख्या कितनी है? 1068, 1068। याद रखिएगा। यहाँ पर बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प की, तो यह है सफेद लिली। यह 6 पंखुड़ियों वाला एक फूल है। इसका वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम की बात करें या बॉटेनिकल नेम की बात करें, ये क्या है? लिलियम कैंडिडम। तो विशेष तौर पर याद रखना, इसको हल्के में मत लेना। वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम या बॉटेनिकल नेम पूछा जाता है और ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या है? लिलियम कैंडिडम। ठीक,
अब जो ये सफेद लिली है ये आमतौर पर मैडोना लिली के समान है। तो ये किस तरह दिखाई देता है? तो मैडोना लिली के समान दिखाई देता है। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राजकीय पशु की। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है उसका नाम है बारहसिंगा। तो नाम और चित्र आपको दिख रहा होगा क्यों कहा गया है इसे बारहसिंगा। तो इसके जो सींग है वो नजर आ रहे होंगे, इतने सारे जो इसके सींग है, विशेष प्रकार की जो सींग है, इसी कारण इसका नाम भी क्या पड़ा है? बारहसिंगा। लगभग 12 सींग इसमें होते हैं। ठीक है, ये एक हिरण प्रजाति का, हिरण में भी कौन सी प्रजाति? तो ब्रैडरी प्रजाति का हिरण है ये, जिसे मध्य प्रदेश में क्या माना गया है? राजकीय पशु के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक, ये मध्य प्रदेश में आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो मध्य प्रदेश में यह देखने को मिलता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक, और यह कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही आपको मिलेगा, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप इसके सींग देख सकते हैं, काफी अच्छे और विचित्र प्रकार के हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, लगभग 6 सींग होते हैं, और 6 और 6 मिलाकर कितने हो जाते हैं? 12। इसीलिए 12 सिंगा इसका क्या पड़ा है? नाम पड़ा है। दूसरा, अन्य नामों में देखें तो इसको 12 सिंगा के अलावा दलदली मृग भी कहा जाता है या स्वैम्प डियर भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो यहाँ पर लिख लेना रूसवर्स। रूसवर्स डुआवसेली इसका वैज्ञानिक नाम है, और यह एक ब्रैडरी प्रजाति का हिरण है। तो प्रजाति जरूर याद रखना, ब्रैडरी प्रजाति का हिरण है। यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, यूपी के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में भी यह उपस्थिति दर्ज करा चुका है अपनी। बात करें मध्य प्रदेश का राजकीय जो पशु है बारहसिंगा, ये मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु के रूप में भी चिन्हित किया जा चुका है। तो यह भी विशेष तथ्य आपको जरूर याद रखना है। इसके अलावा इसके लिए एक और महत्वपूर्ण चीज है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है और पूछी जा भी सकती है आपसे, कि कान्हा किसली राष्ट्रीय रिजर्व, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का ऐसा पहला टाइगर रिजर्व बन चुका है जिसने अपना खुद का शुभंकर हासिल किया है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या बात करें टाइगर रिजर्व जिसने अपना खुद का शुभंकर हासिल किया, वह कौन बन चुका है? कान्हा किसली टाइगर रिजर्व। यह कब हासिल किया था? तो यह हासिल किया उसने 2017 में, और ऐसा करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व बन चुका है। ठीक, और जिसने आधिकारिक रूप से एक शुभंकर जारी किया हो। शुभंकर का नाम क्या है? तो भूरसिंह द बारहसिंगा। शुभंकर का नाम है भूरसिंह द बारहसिंगा। चित्र में आपको नजर आ रहा है, यह इसका क्या है? मस्कट या शुभंकर। अब इसकी जो डिजाइन दी है वो डिजाइन किसने दी है? तो रोहन चक्रवर्ती ने इसकी डिजाइन प्रस्तुत की है। तो यह भी विशेष तौर पर याद रखना, बहुत ही जरूरी और मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है ये रोहन चक्रवर्ती, जिन्होंने इस भूर सिंह द बारहसिंगा की डिजाइन दी है। इसी के साथ हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? मध्य प्रदेश के राज्य की चिन्ह की जो डिजाइन दी है वो किसने दी है? रामचंद्र महेश्वरी ने। तो दोनों ही नाम आपको याद रखना है। ठीक है, यह है मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यह मंडला जिले में स्थित है। कभी जिला आ जाए तो आपको, वैसे तो मैं बताऊंगा आपको राष्ट्रीय उद्यानों में इनके जिलों के बारे में, इनसे जुड़े विशेष तथ्यों के बारे में, फिर भी अभी बता देता हूँ आपको कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है किस जिले में? मंडला। आप कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए भी ज्यादा आपको मशक्कत करने की जरूरत नहीं। कान्हा, कान्हा किसका नाम था? तो कृष्ण कन्हैया का नाम था, भगवान कृष्ण का नाम था। और भगवान कृष्ण की बचपन में हुआ करती थी मंडली, जो क्या करती थी? माखन चुराया करती थी। तो उसी मंडली पर क्या बन जाएगा? मंडला। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? मंडला जिले में स्थित है। इस तरह से हम सारी चीजों को आसान बना सकते हैं और लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि अभी तो हमने एक ही राष्ट्रीय उद्यान देखा है, जब हम मध्य प्रदेश के सारे राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य देखेंगे तब काफी कंफ्यूज होगा कि कौन सा कहाँ पर है। तब हम इस प्रकार के शब्दों को तोड़ेंगे और शब्दों से ही हम हमारी ऐसी ट्रिक निकालेंगे कि हमारे लिए काफी आसान हो जाए इन्हें लंबे समय तक याद रखना। ठीक है, आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश में जो बारहसिंगा है इसके क्षेत्रीय नाम क्या है। तो मध्य प्रदेश में बारहसिंगा के कई क्षेत्रीय नाम है, जैसे अगर नर बारहसिंगा है तो उसे गौंजई कहा जाता है। ठीक, और मादा मादा बारहसिंगा है तो उसे गाउनी कहा जाता है। अब अगर आप गोंजिक और गाउनी याद भी कर लें तो आपको कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि नर कौन सा है मादा कौन सा है। तो काफी आसानी से भी याद रखना कि गाउन जो होता है वो कौन पहनती हैं? वो स्त्रियां पहनती हैं। तो मादा जो बारहसिंगा है उसका नाम क्या होगा? गाउनी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी की। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है आपको चित्र में नजर आ रहा होगा, ये है दूधराज। क्या नाम है इसका? दूधराज।
और इसका वैज्ञानिक नाम है टेर्सीफोन पैरादीसी। तो टेर्सीफोन पैरादीसी इसका वैज्ञानिक नाम है। आगे बात करेंगे, जो ये टेर्सीफोन पैरादीसी है, इसको मध्य प्रदेश में सुल्ताना बुलबुल या शाह बुलबुल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रखना, सुल्ताना बुलबुल और शाह बुलबुल। ये आपको विशेष तौर पर कहाँ मिलेंगे, तो मध्य प्रदेश का पक्षी अभ्यारण्य है सैलाना। कौन सा है, सैलाना। और ये सैलाना कहाँ पर है, रतलाम में। ठीक है, यहीं पर आपको ये शाह बुलबुल अधिकतर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा धार में जो अभ्यारण्य स्थित है, वहां भी आपको ये देखने को मिलेंगे। विशेष क्या है इसमें, जो इसके सर पर होता है, इस प्रकार से ये पर होते हैं, ब्लैक हेड होता है, बाकी बॉडी कैसी होती है इसकी, व्हाइट होती है। तो ये इसके विशेष चिन्ह होते हैं जिसको याद रखना है। इसे अन्य नाम क्या है इसका, भारत में और किस नाम से जाना जाता है, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसने इसका सजेशन दिया था कि हमारा जो राजकीय पक्षी है वो कौन होना चाहिए, दूधराज होना चाहिए, तो इसका सबसे पहले सजेशन दिया था पक्षी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुदेश वाघमारे। तो ये पक्षी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुदेश वाघमारे, इन्हें भी जरूर आपको याद रखना होगा। पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी चिन्हित करने में किसका योगदान रहा है, तो वह है डॉक्टर सुदेश वाघमारे। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक, आगे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष की। तो जो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद या वट वृक्ष, यह भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष दोनों क्या है, समान है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बेनियन ट्री कहा जाता है। इसके अन्य नाम बर, बट और वट भी कहते हैं। अगली बात करें तो बरगद जो है मोरेसी कुल का पौधा है, या इसे शहतूत कुल का पौधा भी कहा जाता है। ठीक, इसका जो वैज्ञानिक नाम है या बॉटनिकल नेम है वह है फाइकस बेंगेलेंसिस। तो यह भी याद रखना है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि वट वृक्ष, बरगद वृक्ष या भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक या बॉटनिकल नेम क्या है, तो वह है फाइकस बेंगेलेंसिस। ठीक, आगे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजकीय फसल की। तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन, क्योंकि मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में अग्रणीय राज्य, इसीलिए याद रखना मध्य प्रदेश की राजकीय फसल भी क्या है, सोयाबीन। मध्य प्रदेश सोयाबीन भारत में सबसे पहले कहाँ उगाई गई थी, तो सबसे पहले सोयाबीन भारत में देवास जिले में उगाई गई थी। तो विशेष रूप से याद रखना, भारत में सबसे पहले सोयाबीन कहाँ आई थी, देवास जिले में उगाई गई थी। इसीलिए देवास को भारत की सोया नगरी कहा जाता है। देवास को भारत की सोया नगरी कहा जाता है, ये जरूर याद रखना कि देवास को क्या कहा जाता है, भारत की सोया नगरी। वह जिला जहां पर सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो वह जिला कौन सा है, उज्जैन, जहां पर सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो सर्वाधिक उत्पादन की बात की जाए तो उज्जैन नाम आएगा। अगर भारत की सोया नगरी की बात की जाए तो जिले का नाम क्या होगा, देवास जिला होगा। इसके अलावा अगर राजकीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो यह भी कहाँ स्थित है, उज्जैन में ही स्थित है। तो राज्य स्तरीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, उज्जैन में। जबकि राष्ट्रीय राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र या राष्ट्रीय स्तर का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ मिलेगा आपको, इंदौर जिले में मिलेगा। तो ये विशेष तथ्य हैं जिन्हें आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय स्तर का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, इंदौर में। इंदौर उज्जैन के पास ही है। और उज्जैन में क्या है, राजकीय स्तर का, ठीक है, राज्य स्तर का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है। ठीक, और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन भी किस जिले में हो रहा है, उज्जैन जिले में हो रहा है। अब बात आई है तो इंदौर की, तो इंदौर में एक और चीज है जिसका राजकीय अनुसंधान केंद्र स्थित है, वह है आलू। ठीक, तो आलू का राजकीय अनुसंधान केंद्र आपको कहाँ मिल जाएगा, इंदौर जिले में मिलेगा। तो ये सारे विशेष तथ्य हैं, इन्हें आपको साथ ही साथ याद भी करते हुए चलना है। ठीक, आगे बात करेंगे तो सोयाबीन कैसी फसल है, तो सोयाबीन एक दलहनी फसल है। ठीक, दलहनी नहीं, तिलहनी फसल है। कैसी फसल है, तिलहनी फसल है, क्योंकि सोयाबीन से क्या प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है। इसके अलावा शाकाहारी मनुष्यों का मांस भी कहा जाता है। तो सोयाबीन को शाकाहारी मनुष्यों का मांस कहा जाता है। तो याद रखना क्यों कहा जाता है शाकाहारी मनुष्यों का मांस, क्योंकि इसमें है प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा, लगभग 38 से 40% इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन। इसीलिए इसे शाकाहारी मनुष्यों का मांस कहा जाता है। इवन मीट और मुर्गे से भी अधिक इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है सोयाबीन में। तो ये आपके लिए काफी लाभदायक है। जो लोग वेजिटेरियन है और जिम वगैरह करना पसंद करते हैं, तो वो अपनी बॉडी बिल्डअप के लिए किसका यूज कर सकते हैं, सोयाबीन से बने हुए पनीर का, जिसे हम टोफू के नाम से जानते हैं, सोया मिल्क का या सोया बड़ी का। इन सारे तत्वों का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, वेजिटेरियन प्रोटीन की भरपाई कर सकते हैं। तो अगर आप
प्योरली वेजिटेरियन है और आपको जिमिंग करना है, बॉडी बिल्डिंग करना है, तो उसके लिए आपका सबसे रिच सोर्स है प्रोटीन का, वो कौन सा है? सोयाबीन है। तो ये जरूर याद रखिएगा, आपके लिए काम भी आ सकता है। क्यों इसे मांस कहा जाता है? तो इसमें अधिक प्रोटीन की उपस्थिति होती है। अब इसके वैज्ञानिक या वानस्पतिक या बॉटनिकल नेम की बात करें तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है या वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। तो किसी दवाई का नाम की तरह इसका वैज्ञानिक नाम या आपको बॉटनिकल नेम देखने को मिलता है। क्या है ये? ग्लाइसिन मैक्स। तो याद रख सकते हैं आप, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम बॉटनिकल नेम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन में प्रोटीन की उपस्थिति कितनी है? 38 से 40%। इसमें तेल की मात्रा कितनी है? तो मात्र 22%। ठीक है, तो 100 ग्राम अगर हम सोयाबीन लेते हैं तो उसमें तेल कितना प्राप्त करेंगे? 22% तेल प्राप्त करेंगे। 38 से 40% प्रोटीन प्राप्त करेंगे। 21% कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट आपको ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद बात करें नमी, तो इसमें 12% नमी है और 5% भस्म है। मतलब 100 ग्राम सोयाबीन को अगर जलाते हैं तो 5 ग्राम क्या निकलेगी? राख निकलेगी। यही क्या है? भस्म है। आगे बात करें, सोयाबीन के तेल में एक लिनोलिक अम्ल होता है। ठीक है, यह लिनोलिक अम्ल क्या करता है? आपके शरीर में जो रक्त का संचार है वो सुगम बनाता है और हार्ट अटैक जैसी समस्याओं को आपको बचाता है। हार्ट अटैक की समस्याओं से आपके शरीर को क्या करता है? बचाने का काम करता है, क्योंकि खून को अगर पतला बनाएगा तो हार्ट स्ट्रोक आने की समस्या क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक, आगे बात करेंगे, सोयाबीन मध्य प्रदेश का पीला सोना कहा जाता है। तो ये भी सही है, बिल्कुल सत्य है कि मध्य प्रदेश का पीला सोना किसे कहा जाता है? सोयाबीन को कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट स्थित है। तो उज्जैन शहर में क्या है? मध्य प्रदेश का। बात एशिया की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट कहाँ मिलेगा आपको? उज्जैन शहर में मिलेगा, क्योंकि उज्जैन जिले में ही सर्वाधिक सोयाबीन का क्या हो रहा है? उत्पादन हो रहा है। अब बात करते हैं राज की मछली की। तो मध्य प्रदेश की राज की मछली है महाशीर। तो जरूर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की राज की मछली है महाशीर। यह मध्य प्रदेश की एक संरक्षित श्रेणी की मछली है, अर्थात इसका शिकार आप नहीं कर सकते और इसकी वृद्धि के लिए सरकार क्या है? प्रयासरत है। यह है मध्य प्रदेश की संरक्षित श्रेणी की मछली। इसे राज्य मछली का दर्जा प्राप्त है। आगे बात करेंगे, यह मछली कहाँ प्राप्त होती है, कहाँ पाई जाती है? तो ये नर्मदा नदी में पाई जाती है, क्योंकि नर्मदा भी क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और पवित्र नदी है। उसी नदी में आपको मिलती है महाशीर मछली। कब इसकी घोषणा की गई थी? तो 21 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश की राज की मछली की घोषणा की गई थी। इसे टाइगर ऑफ वाटर कहा जाता है। तो यह जरूर याद रखना कि टाइगर ऑफ वाटर किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की राज की मछली महाशीर को टाइगर ऑफ वाटर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो क्षेत्र राज्य की मछली है महाशीर, इसका क्षेत्रीय नाम क्या है? महाशीर का क्षेत्रीय नाम क्या है? तो महाशीर का क्षेत्रीय नाम है टोरटोर। क्या नाम है इसका क्षेत्रीय नाम? टोरटोर। और याद रखना, इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो टोरा प्यूटीटोरा इसका वैज्ञानिक नाम है। यह भी याद रखना, टोरा प्यूटीटोरा जो है महाशीर का वैज्ञानिक नाम है। तो ये जरूर लिख लेना आप लोग कहीं पर कि टोरा प्यूटीटोरा महाशीर का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। आगे हम बात करें मध्य प्रदेश के राज्य की नाट्य, राज्य की नृत्य की। तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश का राज्य की नाट्य। तो मध्य प्रदेश का राज्य की नाट है माच। तो चित्र में आपको दिख रहा होगा, स्त्री और पुरुष ये माट करते हुए मध्य प्रदेश के राज्य की नाट्य करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। माच जो है बेसिकली मालवा का प्रमुख लोक नाट्य है। लोक नाट्य मतलब ये मालवा जो है, मालवा की संस्कृति से लिया गया है। ठीक, इसे ये मालवा का तो लोक नाट्य है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का भी क्या है? राज्य की नाट्य है। तो याद रखना, माच जो है बेसिकली कहाँ का है? मालवा का है। तो म से माच, म से मालवा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे तो लोक मानस के प्रभावी मंच माच को उज्जैन में जन्म मिला है। तो अगर पूछा जाए आपसे, चूंकि मालवा की बात की जा रही है कि लोक नाट्य कहाँ का है? माच मालवा का है, और मालवा में मालवा या मध्य प्रदेश की संस्कृति राजधानी की बात की जाएगी तो वो कौन सी है? उज्जैन है। तो इस प्रकार से जो लोक नृत्य है, लोक नाट्य है या सांस्कृतिक स्तर की जो प्रमुख चीजें हैं वो कहाँ जन्म लेंगी? वो उज्जैन में ही लेंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए संस्कृति राजधानी की तो वो कौन सी है? उज्जैन है। और मालवा में भी उज्जैन का स्थान क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस तरह का अगर कोई लोक नाट्य है, माच है,
तो उसका जन्म आपको कहाँ मिलेगा? उज्जैन में। इसके अलावा एक और राजकीय खेल है जिसका जन्म भी आपको कहाँ मिलता है? उज्जैन में। तो उज्जैन बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश की संस्कृति राजधानी कहा है। संस्कार राजधानी नहीं कह रहा हूं मैं, किस क्या कह रहा हूँ? संस्कृति राजधानी। संस्कृति जैसे लोक नृत्य, लोकनाच, नाट्य, इस तरह की चीजें हमारी संस्कृति में आती है। ठीक, तो हमारी संस्कृति राजधानी है उज्जैन, जबकि संस्कार राजधानी कौन सी है? जबलपुर। वैसे भी जबलपुर का जो शिक्षा का स्तर है वो क्या है? मध्य प्रदेश में अग्रणी है। इसीलिए डिसिप्लिन की बात की जाए, संस्कारों की बात की जाए, तो वो कहाँ मिलेगा आपको? जबलपुर में मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। यह जो माच है ये कहाँ से प्रभावित दिखाई देता है? तो जो माच है वो लोक नाट्य ख्याल है, उसका प्रभाव दिखाई देता है। अब ये ख्याल कहाँ का लोक नाट्य है? तो ये राजस्थान का प्रचलित लोक नाट्य है। तो मध्य प्रदेश के लोकनाट्य माच को किससे प्रभावित माना गया है? राजस्थान से प्रभावित माना गया है। राजस्थान का एक लोकनाट्य है जिसका नाम है ख्याल। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश का जो मालवा का जो क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश का जो मालवा का क्षेत्र है, ठीक, अब ये जो क्षेत्र है, इस प्रकार से अगर हम मध्य प्रदेश को देखते हैं, तो यह जो क्षेत्र है ये मालवा का क्षेत्र है। ठीक है, अब ये मालवा का क्षेत्र किससे लगा हुआ है? इधर इसकी सीमा लगती है राजस्थान से। तो इसीलिए जो मालवा के जो ये लोकनाट्य है वो किससे प्रभावित माना गया है? राजस्थान के ख्याल से प्रभावित माना गया है। और यह किसने बताया था? ये बताया था इतिहासकार डॉक्टर रघुवीर सिंह है। तो ये जरूर नाम याद रखना, इतिहासकार डॉक्टर रघुवीर सिंह ने इसे माना है कि जो मध्य प्रदेश का लोकनाट्य है माच, ये किससे प्रभावित माना गया है? ये राजस्थान के लोकनाट्य ख्याल से प्रभावित माना गया है। ठीक, आगे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य की। तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य लिया गया है बुंदेलखंड से। कहाँ से? बुंदेलखंड से। और यह क्या है? तो यह है राई। तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य, ये देखिए आप चित्र में देख सकते हैं, ये महिलाएं जो हैं ये क्या कर रही हैं? राई नृत्य कर रही हैं। ठीक, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये बुंदेलखंड से लिया गया है। ये किसके समतुल्य माना गया है? जिस जिस प्रकार से गरबा की प्रसिद्धि गुजरात में है, उसी प्रकार से राई की प्रसिद्धि कहाँ पर है? बुंदेलखंड के क्षेत्र में। तो यह जो लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का वो कहाँ से लिया गया है? बुंदेलखंड से लिया गया है। इसके अब बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राजकीय खेल की। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल हाल ही में घोषित किया गया है। कब? 10 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया है। और यह क्या है? तो यह है मलखम। ठीक, यह जो राजकीय खेल है मलखम, ये कहाँ पर जन्म लिया है? तो इसका जन्म भी आपको मिलता है उज्जैन में। ठीक है, तो याद रखना कि मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखम का जन्म कहाँ हुआ है? उज्जैन में हुआ है। कब किया गया इसे शामिल? 10 अप्रैल 2013 को किया गया है। तो इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा एक खंबे पर इसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक, यह है हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश में है राजकीय स्तर की मलखम अकादमी। तो मध्य प्रदेश की राजकीय मलखम अकादमी भी आपको कहाँ मिलेगी? उज्जैन जिले में ही मिलेगी। आगे बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के राजकीय गान की। तो मध्य प्रदेश का राजकीय गान है जिसे हाल ही में क्या किया गया है? शामिल किया गया है, जिसका नाम है सुख का दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। तो कृपया यह जरूर याद रखना, इसका मुखड़ा पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है? तो सुख का दाता सबका साथी है मध्य प्रदेश का राजकीय गान। अब इसके रचनाकार कौन है? तो इस गीत के रचनाकार हैं महेश श्रीवास्तव। ये मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपको दिख रहा होगा फोटो में शिवराज सिंह के साथ खड़े हुए हैं। ये है इस गीत के रचनाकार महेश श्रीवास्तव। वैसे तो ये नाम कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आगे भी इसकी लगातार संभावना बनी हुई है कि ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो जरूर याद रखना, वरिष्ठ पत्रकार है महेश श्रीवास्तव जिन्होंने इस गीत की रचना की है। अब रचना के बाद देखते हैं इसे गाया किसने है। तो इस गीत के गायक हैं शान शांतनु मुखर्जी। फोटो में आपको नजर आ रहे होंगे शान शांतनु मुखर्जी, यही इस गीत के गायक हैं। जो आपने सारे गामा पा जी टीवी पर सारे गामा पा एक गाने का शो हुआ करता था, उसमें आपने इनको देखा होगा। वहीं से ये आप याद रखना कि ये जो है शान शांतनु मुखर्जी, यही है मध्य प्रदेश गान के गायक। इसके बाद बात करेंगे संगीत रचना, जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है या जो गीत की जो लयबद्धता होती है, ये सारी चीजों की रचनाकार कौन है? सुनील झा। तो इनका नाम भी विशेष रूप से याद रखना, सुनील झा है संगीत रचनाकार, जबकि गायक कौन है? शान शांतनु मुखर्जी। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अन्य नामों की। जी, वैसे तो हम प्री में देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से नाम है, लेकिन मेंस में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
जो 3 मार्कर क्वेश्चन होते हैं वहां आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 नामों को लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न ऑलरेडी आ चुका है। मध्य प्रदेश के नदी नर्मदा के 5 अन्य नामों को लिखिए, इस प्रकार का प्रश्न आ चुका है कि नर्मदा के 5 अन्य नामों को लिखिए। तो इस तरह के प्रश्न आपसे मेंस में पूछे जा सकते हैं अक्सर। वैसे ये भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश के 5 नामों को लिखिए, या फिर इंडिविजुअल एक एक नाम के बारे में 3 मार्कर पूछा जा सकता है आपसे। तो एमपीपीएससी मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी ये आपके लिए क्या हो सकते हैं, महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो कृपया इनके एक एक के बारे में 1 से 2 लाइन आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के इन नामों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट। तो याद रखना 2010 तक तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा ही जाता था। कब? 2010 तक मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता था, क्योंकि मध्य प्रदेश में टाइगर या बाघों की संख्या क्या थी, सर्वाधिक थी। लेकिन 2010 से लेकर 2018 तक मध्य प्रदेश से ये तमगा छीन गया था, और ये किसको दे दिया गया था, कर्नाटक राज्य को। क्योंकि 2010 से लेकर 2018 तक यहाँ पर टाइगरों की संख्या या बाघों की संख्या क्या हो चुकी थी, सर्वाधिक। किस राज्य में? कर्नाटक में। और मध्य प्रदेश का स्थान क्या हो गया था, दूसरा हो गया था। लेकिन हाल ही में 2018 में जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार, जो जनगणना हुई है पशुओं की, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या क्या हो गई है, 526 हो गई है। और मध्य प्रदेश का स्थान क्या हो गया है, फिर से नंबर 1। तो पुनः 2018 के बाद मध्य प्रदेश आज टाइगर स्टेट कहलाने लगा है, और कर्नाटक 524 के साथ दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो कर्नाटक की पोजीशन क्या हो चुकी है, सेकेंड हो चुकी है। तो ये विशेष तौर पर याद रखना। तो यही सारी चीजें आपको मेंस में भी 2-3 लाइनों में लिखना है। ठीक। आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश को और क्या कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है सोया स्टेट। सिंपल सी बात है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, सोया स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में भी कहाँ सर्वाधिक होता है, तो उज्जैन जिले में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट भी कहाँ मिलेगा आपको, उज्जैन में मिलेगा। राज्य स्तरीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है, उज्जैन में स्थित है। राष्ट्रीय स्तरीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वह इंदौर में स्थित है। पहली बार सोयाबीन की फसल कहाँ उगाई गई थी, तो वो उगाई गई थी देवास जिले में। अब बात की जाए कि भारत की सोया राजधानी या सोया नगरी किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है देवास को। तो ये सारे तथ्य आप अपने मेंस में जोड़ सकते हैं, और इसको 1 से 2 लाइन का आंसर बनाकर परफेक्ट मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना विशेष तौर पर मेंस वाले इसको किसको डिस्क्राइब करना भी आपको आना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे हृदय प्रदेश की। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है। ये कहा किसने था, तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। इन्होंने मध्य प्रदेश को क्या कहा है, हृदय प्रदेश कहा है। क्यों कहा है, तो मध्य प्रदेश कहा है भारत के लगभग हृदय में या बीच में स्थित है, इसीलिए मध्य प्रदेश को कहा जाता है हृदय प्रदेश। तो ये याद रखना किसने कहा है, ये जरूरी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बात करेंगे तो इसे मध्य भारत भी कहा जाता है। ठीक, यह भी किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। क्यों कहते हैं मध्य भारत, तो भारत के मध्य में स्थित है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मध्य भारत कहा जाता है। इसके अलावा इसे लघु भारत भी कहा जाता है। अब मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं, तो मध्य प्रदेश में आपको देखिए पर्वत मिलेंगे, जैसे सतपुड़ा मेकाल श्रेणी पर्वतमाला, या बात करें इधर विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर पठार मिलेंगे, जैसे रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, बघेलखंड का पठार और मालवा का पठार। तो यहाँ पर पठार है, पर्वत है, मैदान आपको इस इलाके में मैदान भी मिल जाएगा। ठीक, तो ये सारी भौगोलिक परिस्थितियां, वन आपको यहाँ पर वन क्षेत्र मिल जाएगा, नदी घाटियां मिल जाएंगी। तो मध्य प्रदेश में सारी परिस्थितियां उपस्थित होने के कारण, जो भारत की भौगोलिक परिस्थितियां, वो सारी परिस्थितियां मध्य प्रदेश में उपलब्ध होने के कारण इसे किसकी संज्ञा दी जाती है, लघु भारत की संज्ञा दी जाती है। तो आप समझ में आया आप लोगों को कि लघु भारत क्यों कहा जाता है मध्य प्रदेश को। तो यहाँ की विविधताओं से भरी हुई भौगोलिक परिदृश्य के कारण ही मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, लघु भारत कहा जाता है। आगे बात करें तो इसे कहा जाता है नदियों का मायका। तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहा जाता है, तो अधिकतर जो नदियां हैं वो मध्य प्रदेश में क्या होती हैं, उद्गमित होती हैं या उत्पन्न होती हैं। तो अब जहां पर जो उत्पन्न होगा वो उसका क्या होता है, मायका होता है। दूसरा, अधिकतर नदियां जो है मध्य प्रदेश के भीतर ही रहना पसंद करती हैं। ये यहीं प्रवाहित होकर, यहीं उद्गमित होकर किसी बड़ी नदी में या तो मध्य प्रदेश में ही मिल जाती हैं, या मध्य प्रदेश से सटे हुए इलाकों में पहुंचकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो ये मध्य प्रदेश से बाहर जाना पसंद नहीं करती, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है।
अधिकतर नदियां देखिए आप मध्य प्रदेश की बाहर जाना पसंद नहीं करती। ये या तो यहीं किसी बड़ी नदी में अपने आप को क्या कर लेती है, समाहित कर लेती हैं। ठीक, इसीलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है। जिस प्रकार से लड़कियां अपने मायके में रहना पसंद करती हैं, जिस स्थान पर उनका जन्म हुआ वो वहीं रहना और वहीं वो खुशहाल होना पसंद करती हैं, वहीं रहना, और सबसे अधिक खुशी भी उन्हें वहीं प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं, उन्हें भी सर्वाधिक खुशी कहाँ प्राप्त होती है, मध्य प्रदेश में ही प्राप्त होती है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, नदियों का मायका कहा गया है। इसके अलावा हम देखेंगे इसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार भी कहा जाता है। तो सेंट्रल प्रोविंस मतलब जब 1861 में इन इलाकों में कौन से इलाके, महाकौशल का इलाका, ठीक, जबलपुर के आसपास का इलाका, छत्तीसगढ़ का इलाका, और बात की जाए महाराष्ट्र का इलाका, इन इलाकों पर किसका शासन स्थापित हो गया था, ये शासन स्थापित हो गया था अंग्रेजों का या ब्रिटिशर्स का। तो उन्होंने अपने इस राज्य को क्या नाम दिया था, सेंट्रल प्रोविंस। सेंट्रल का मतलब होता है मध्य, और प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट या राज्य। तो मध्य का राज्य उन्होंने अपने शासन में से नाम दिया गया था। बाद में जब 1936 में इसमें क्या मिला लिया उन्होंने, बरार क्षेत्र, बरार हैदराबाद रियासत से लेकर उन्होंने मिलाया था। जो ये महाराष्ट्र का इलाका है और छत्तीसगढ़ का जो निचला इलाका है, ये उन्होंने हैदराबाद रियासत से लेकर अपने क्षेत्र में 1936 में शामिल कर लिया था। तो इस प्रकार से इस राज्य का नाम क्या हो गया, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। और इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी हुआ करती थी नागपुर। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या पड़ गया, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो याद रखना 1 नवंबर 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी, नागपुर। और मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट भी कहाँ हुआ करता था, नागपुर। ये तो 1 नवंबर 1956 के बाद भोपाल क्या बना है, मध्य प्रदेश की राजधानी बना है, तथा मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ स्थापित किया गया, जबलपुर में स्थापित किया गया। ठीक, ये है हमारे महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आगे फिर मिलेंगे आप लोगों से नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए।